नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि अभी मैं बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे हम अभी विजिट कर रहे हैं। और विजिट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग एक डेट देखिए, 15/5/2023 को एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें आपको कुछ यानी कि विषय में आपसे वैकेंसी के लिए आवेदन मांगा गया है, यानी कि कुछ पदों पर वैकेंसी आई हुई है। सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर देखिए जो आपका डेट यानी कि 15/5/2023 को जो विज्ञापन जारी किया गया है, मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि किस विषय के क्षेत्र में यानी कि विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यानी कि स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर के पदों पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और वैकेंसी संख्या यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 1/2023। यानी कहने का मतलब ये है कि यह 2023 का बिहार एसएससी में पहला विज्ञापन यानी कि पहला वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए यानी कि पीडीएफ में विस्तृत तरीके से बताया गया है कि आपका कितना पदों के लिए यह वैकेंसी आया हुआ है और कुल कितना पैसा लगेगा महिला और पुरुष दोनों के लिए, आपका उम्र कितना होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका फॉर्म जो है कब से भरना शुरू होगा, यानी कि कब से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म डालना। इस वीडियो में सारे चीज़ की जानकारी हम लोग हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए। मैं आपको यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो आपका डिटेल दिया गया है बीएसएससी के द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि व्यू पीडीएफ। इसको खोल करके हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम डाउनलोड कर चुके हैं पीडीएफ जो आपका बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया है, इसमें आप सभी लोग एक एक करके समझिए। मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप सभी को नहीं दिखता होगा तो थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइएगा। यहाँ देख लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी, मैंने शुरू में ही बताया है। पोस्ट यानी कि वेटरनरी कॉलेज पटना, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीधा तौर पर आपको लिखा गया है कि आशुलिपिक यानी कि अनुदेशक या आशुलेखन पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, यानी कि जो आपका बीएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकला हुआ है, इसी के संबंध में, इसी के रिगार्डिंग क्या किया गया है, यह यानी कि विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। देखिए यहाँ पर सीधा तौर पर बता दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, यानी कि शुरू करने की तिथि 15/5/2023, ठीक है। और यहाँ पर सीधा लिखा गया है आवेदन की अंतिम तिथि 14/6/2023। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो यह वैकेंसी निकल कर के आया है इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है और अंतिम डेट कितना है, तो 14/6/2023, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पर सीधा तौर पर बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक, यहाँ पर देखिए, पद तथा मंत्रिमंडल सचिवालय जिसे राज्य भाषा विभाग कहा जाता है, बिहार पटना के अंतर्गत, यानी कि अनुदेशक यानी कि आशुलेखन जिसे कहा जाता है, ठीक है, के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को अधिसूचना प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे लिखा गया है, यानी कि अधियाचना अनुसार आशुलिपिक या अनुदेशक या आशुलेखन पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की विवरण निम्न
रूपेण है, यानी कि जो पद का विवरण दिया गया है नीचे डिटेल में आपको समझाया गया है। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि इतना बात तो ज़रूर समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो इतना ध्यान रखिए कि आवेदन 15/5 से शुरू हो गया है और अंतिम आवेदन 14/6/2023 तक चलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें जो आपका फर्स्ट वैकेंसी निकल करके आया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पद का नाम है फर्स्ट वैकेंसी, यानी कि अनुदेशक, या जिसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आशु लेखन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, विभाग का नाम अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल सचिवालय, जिसे राजभाषा विभाग कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यानी कि यह किस लेवल का वैकेंसी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 6 लेवल का वैकेंसी है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है इसके लिए, तो ध्यान रखिए इंटरमीडिएट यानी कि +2 या उत्तीर्ण होना जरूरी है आपको, यानी कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। इंटरमीडिएट पास है तो इस वाले वैकेंसी के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तकनीकी योग्यता क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पर पढ़िए, ये सबको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि आशु लेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की गति 35 शब्द प्रति मिनट आपका होना चाहिए। यानी कि आपसे इस वैकेंसी में टाइपिंग भी मांगा जाएगा, सीधा तौर पर आप लोग समझ जाइए। ठीक है, आगे अगर आप बढ़िएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा का जो आपका वैकेंसी निकल करके आया है वह क्या है, आशु लिपिक के पद का है। ठीक है, इसके लिए भी आपका यानी कि विभाग का अगर नाम पूछा जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग आप सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और इसके भी लिए भी आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी कि +2 आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12 आपके पास करना जरूरी है। और आपका इसमें भी क्या मांगा जाएगा, तो आशु लेखन एवं कंप्यूटर टंकण, कंप्यूटर के बेसिक यानी कि वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान होना आपको जरूरी है, यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान होना आपको जरूरी है, तभी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है सीधा तौर पर कुल जो पद के लिए वैकेंसी निकला है यानी कि 232 निकला है। यहाँ पर नोट में आपको समझाया गया है, यानी कि आशु लिपिक अनुदेशक यानी कि आशु लेखन पद हेतु कुल 232 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% यानी कि 36 आरक्षण के तहत कुल 31 पद सम्मिलित है। यानी कि आरक्षण 35% के तहत कितना पद सम्मिलित है, तो 31। ठीक है, उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, यानी कि जो ये वैकेंसी है ना, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, सीधा तौर पर यहाँ देख लीजिए आपको बताया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप लोग ध्यान देखिए कि यह जो अधिसूचना है यानी कि देखिए 15/5/2023 को ही जारी किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ को बताता हूँ। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त यानी कि बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि इस फॉर्म को डालने के लिए आपको 12th पास होना किसी भी भारत के बोर्ड से क्या है, अनिवार्य है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और भी बताया गया है, देख लीजिए। आशु लिपिक अनुदेशक यानी कि आशु लेखन पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र ITI यानी कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT द्वारा निर्गत हो। ठीक है, एवं पॉलीटेक्निक जो 3 वर्षीय यानी कि अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि आपके पास ITI है और डिप्लोमा है, तो क्या है, इसमें आपको लगेगा इस फॉर्म को डालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, उम्र को लेकर के यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए। यहाँ पर पहले 3 नंबर पॉइंट को समझ जाइए। न्यूनतम तकनीकी योग्यता जो बताया गया आपको
यानी कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से देखिए यहाँ पर उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लिखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता यानी कि धारण करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आपका जो निर्धारित परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है उस समय तक आपको क्या करना है यानी कि जमा कर देना है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन सबमिट करना है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मैं मुख्य यानी कि पॉइंट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आरक्षण का बात किया गया है तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, टोटल पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मुख्य बिंदुओं को आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आ जाइए नीचे। चलिए यहाँ पर मैं आपको अगर समझाने का प्रयास करूँ, अगर आप लोगों को उम्र के बारे में अगर जानकारी ना हो तो देख लीजिए, सीधा तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि उम्र सीमा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो उम्र सीमा रहने वाला है यानी कि न्यूनतम आयु सीमा कितना रहने वाला है, 18 वर्ष। ठीक है, अगर बात किया जाए यानी कि अधिकतम आयु सीमा का, तो देखिए अनारक्षित यानी कि पुरुष के लिए आपका 37 वर्ष रहेगा और अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिला कितना रहेगा, 40 रहेगा। और यहाँ पर जाति यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए यह उम्र सीमा कितना रहने वाला है, 42 पर। तो उम्र भी आपका क्लियर हो गया है इस वैकेंसी में, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। और कुछ मुख्य बिंदु को मैं आपको समझाता हूँ। नीचे आ जाइए आप लोग, यहाँ पर देखिए देख लीजिए, यहाँ पर परीक्षा शुल्क आप लोगों को कितना लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया परीक्षा शुल्क यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कितना देना पड़ेगा। तो देखिए आप सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 540 रुपया देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए कितना देना होगा, यानी कि 135 रुपया देना होगा। ठीक है, और वहीं पे समझ जाइए सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, उनको कितना देना होगा, 135 रुपया ही देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए, यानी कि सभी, चाहे वो जनरल से है चाहे कोई भी है, सभी महिलाओं के लिए 135 रुपया ही देना होगा। जबकि यह फॉर्म ऑल इंडिया में है, मतलब ऑल इंडिया के यानी कि स्टूडेंट भर सकते हैं। तो बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको इस फॉर्म के लिए 540 रुपया देना होगा। तो आप लोगों का यह भी डाउट परीक्षा शुल्क को लेकर के भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और भी कुछ मुख्य बातें मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके लिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोकन में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और देखिए अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की जो स्थिति में परीक्षा परिणाम यानी कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 40,000 आवेदन अगर पड़ जाएगा तो यह परीक्षा क्या हो जाएगा, लिया जाएगा। तो 40,000 क्या, बिहार में तो 40,000 से ज़्यादा भी पड़ जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी देख लीजिए कितना बढ़ गया है कि नहीं। तो यहाँ पर सीधा अपना वो डिटेल पूरा बताया है। और देखिए यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या है कि किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। वही बात किया जाए तो मानसिक क्षमता की जाँच के लिए आपको यानी कि कॉम्प्रेहेंशन, लॉजिक और रीजनिंग से प्रश्न क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा आप सभी से। यानी कि रीजनिंग के भी प्रश्न इसमें BSSC में पूछा जाएगा। ठीक है, सीधा तौर पर बता दिया है। यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर बताया गया है, यानी कि देख लीजिए सिलेबस, निम्नलिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार है। देखिए बताया गया है सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, किससे, सामान्य विज्ञान से आपके प्रश्न रहेंगे। और आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर
समसामयिक विषय यानी कि जिसे आप लोग करेंट अफेयर बोलते हैं, यानी कि वैज्ञानिक प्रगति से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पूछा जाएगा, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल यानी कि खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधा तौर पर बता दिया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है भारत और उसके पड़ोसी देश यानी कि पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक। यहाँ पर और देखिए परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, और यहाँ पर देखिए एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज यानी कि सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। यानी कि बिहार जीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे आप लोग देख लीजिए, सिलेबस के बारे में बहुत लोग कमेंट करते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ज़्यादा समझ में न आए तो वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए सामान्य विज्ञान एवं गणित के भी प्रश्न यानी कि पूछे जाएंगे। इनमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिए, यह जो परीक्षा होगा मैट्रिक स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का यानी कि अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के यानी कि ये मैथ के टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, मैं पूरा पढ़ने लगूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझिए कि किस किस विषय से पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, वही आपसे पूछा जाए तो मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से आप सभी का प्रश्न पूछा जाएगा, और रो करके इसको पढ़ लीजिए कि आपको किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं सरल भाषा में एक अलग वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टॉपिक का बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी कि देखिए यहाँ पर बताया गया है हिंदी यानी कि श्रुतिलेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन द्वारा जांच की जाएगी। यानी कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन द्वारा जांच की जाएगी, मतलब आपको लिखना होगा। ठीक है, लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व 1 मिनट का लेखापन जांच यानी कि डिक्टेशन लेख दिया जाएगा, और श्रुति लेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट का समय यहाँ पर बताया गया है कि शुद्धि हेतु दिया जाएगा, मतलब शुद्ध करने के लिए दिया जाएगा। और श्रुति लेख के टंकन में शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। जो समय दिया गया है उसके निर्धारित समय में ही आपको शुद्ध कर लेना है। ठीक है ना, और देखिए श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ देख लीजिए, जितना भी आपको बोला जाएगा उसमें 10% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताया गया है, आप सभी लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, सेम बात वहाँ पर नीचे भी बताया गया है। और नोट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के यानी कि आलोक में ही व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नोट में सीधा बता दिया गया है कि देख लीजिए, लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा, आपका व्यवहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना मतलब अलग डेट प्रकाशित किया जाएगा एवं सूचना के अवलोकन में ही व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बातों को आप लोग समझ पाए होंगे। और नीचे देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स कितना दिया गया है, तो बोर्ड के द्वारा एक मार्क्स दिया जाता है। अगर समान नंबर के आप हैं तो 40% नंबर लाना अनिवार्य है, वही पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.50% लाना अनिवार्य है, और वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के है तो 34% लाना अनिवार्य है, और अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो 32%, और महिला सभी वर्ग के 32%, और देख लीजिए यहाँ पर दिव्यांग सभी वर्ग के 32%। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग क्या होंगे, समझ पाए होंगे हर चीज़ को। और यहाँ पर मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि आवेदन प्रारंभ हो गया है आपका
15/5/2023 से और इसका लास्ट डेट 14/6/2023 से। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लॉन्ग समय देखकर इंतजार मत कीजिए कि कल भरेंगे परसों भरेंगे। जिनके पास भी ये सभी क्वालिफिकेशन उपलब्ध है वो जल्दी से इस फॉर्म को भर देंगे और अपने तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पाए होंगे। ठीक है, और देखिए ये बिहार एसएससी 2023 का यह क्या है, प्रथम वैकेंसी है। तो आप सभी लोग देर बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ इस पे हम लोग मूल्य बातों को देख लेते हैं। देखिए आपको आवेदन करने के लिए वेबसाइट का यहाँ पर दिया गया है bssc.com bihargov.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा डिटेल इसमें बताया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध है। यानी कि जितना आपको डिटेल मांगा गया है आपके पास उपलब्ध है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट बात इसमें मुख्य लिखा गया है या नहीं जो आपको मैं समझा सकूँ और आपके लिए ज़रूरी है। तो आ जाइए नीचे, यही आपका निर्देश दिया गया है, आप लोग लिख सकते हैं यानी कि समझ सकते हैं कि कदाचार गलत आचरण करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाने के साथ साथ भविष्य में यानी कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। यानी कि कोई नकल करता है तो उससे आयोग द्वारा क्या किया जाएगा, परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा वह नहीं बैठ सकता है। पूरा डिटेल आपको इसमें समझा दिया गया है। और देखिए यहाँ पर जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है यानी कि 15/5/2023 से 14/6/2023 है और यह रात्रि 11:59 तक है। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़्यादा लंबा समय देख करके इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से फॉर्म डाल दीजिए। यह आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है BSSC में जॉब करने का। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप आज के इस इन्फॉर्मेशन को समझ पाए होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन समझ पाए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन दबा करके जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपका BSSC से हो तो उसके लिए अगर मैं वीडियो लाऊं तो उसे तुरंत आप देख सके और जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो अब लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।